मेरा नाम ममता है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हो चुकी है और बेटा भी विवाहित है। मेरा बेटा अक्सर नौकरी की वजह से बाहर रहता है, जबकि बहू मेरे पास रहती है। मेरे बेटे की शादी को 3 साल हो चुके हैं। एक दिन मेरी बेटी सुप्रिया ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पति को उसका बॉस ने नौकरी से हटा दिया है। अब उन दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ गई थी। मैंने तुरंत उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अगले दिन वह मुझसे मिलने आई। जब वो आई तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें कहा कि जब तक दामाद को नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वे मेरे साथ रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेरी बहू की सुप्रिया के प्रति सहानुभूति कम होने लगी। एक दिन मैंने बहू को गुस्से में कहा कि अगर उसे मेरी बेटी से परेशानी है तो उसे अपने घर चली जाना चाहिए। मेरे ये कहने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपनी बैग भरकर अपने घर जाने का निर्णय लिया। उसके जाने के बाद मेरी बेटी घर में पहले की तरह सहज हो गई। कुछ दिनों बाद दामाद अचानक मेरी कमरे में आए। उस समय मैं अपनी अलमारी में कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे एक दोस्त की बेटा की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियाँ अलग रखी थी और जब मैं एक साड़ी के ब्लाउज को ट्राई कर रही थी, तभी दामाद बिना दरवाज़ा खटखटाया कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैंने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। ये सब बहुत अनपेक्षित था और मुझे लगा कि इससे मुझे और दामाद दोनों को असहज महसूस हो रहा है। मैंने जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर लिया और जैसे ही मैंने साड़ी को समेटा, मैंने दामाद की ओर मुड़कर देखा। घर में बहू के साथ अकेले रहने के कारण मैं दरवाज़ा लॉक करने की आदत नहीं रखती थी, इसलिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। आज भी मैंने दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद किया था। जैसे ही मैंने दामाद की ओर मुड़ा देखा कि वे मेरे बेड के पास खड़े थे। दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफ़ कीजिए। उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद मुझसे थोड़ा दूरी बनाते हुए कहा, सासू माँ, आप जो कुछ भी मेरे और सुप्रिया के लिए कर रही है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दामाद को घर में ठिकाना देने वाली सिर्फ माताएं ही होती हैं, लेकिन आप मुझे अपने बेटे की तरह संभाल रही हैं। चिंता मत करें, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। मैं जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने दामाद से कहा, दामाद, आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस घर में आप अपने आप को पूरी तरह से अपना समझे। मेरी बात सुनकर दामाद ने मुझे अचानक गले लगा लिया और कहा, सासू माँ, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुकाऊंगा, ये मुझे भी नहीं पता। जब दामाद ने मुझे गले लगाया, मैं चौंक गई। आखिरकार वे मेरे दामाद थे और हमारा रिश्ता इतना खुला नहीं था। मैंने सोचा कि ये नई पीढ़ी की सोच हो सकती है, जिसमें दामाद अपनी सांस से बिना झिझक बातचीत करते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ अनचाही बातें आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि सुप्रिया और दामाद के बीच कुछ ठीक नहीं था। एक रात जब मैं सुप्रिया के कमरे से निकल रही थी तो मुझे उसके कमरे से बड़बड़ा की आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था कि उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। ये सुनकर मैं सीधे उनके कमरे में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि सुप्रिया अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा, 20 दिन हो गए, लेकिन इस आदमी ने अभी तक नई नौकरी नहीं पाई। पूरे दिन घर पर बैठकर क्या कर रहा है? घर में रहकर मेरे पति का सिर खराब हो गया है और अब वह मुझसे तेल की मालिश की मांग कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करूंगी। सुप्रिया इतनी भड़क गई थी कि उसने माँ के सामने ही अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने सुप्रिया को डांटते हुए कहा, सुप्रिया, थोड़ा अपने शब्दों का ध्यान रखो। दामाद को एक ना एक दिन नौकरी मिलेगी। ये कठिन समय भी बीत जाएगा। इस समय में तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य है। मेरी बात सुनकर सुप्रिया ने कहा, माँ, अगर तुम्हारा दामाद इतना प्यारा लगता है तो तुम उसे तेल की मालिश क्यों नहीं कर देती? मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा,
सासू माँ, मैं सुप्रिया की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को घर में बैठना शोभा नहीं देता। लेकिन मैं भी क्या करूँ? मेरे पूरे प्रयास के बावजूद मेरी किस्मत खराब है। उनकी बात करते करते दामाद की आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने कहा, दामाद जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर मैंने कहा, आप इस बेड के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल की मालिश करके देती हूँ। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद ले सकेंगे। मैंने दामाद की सिर की मालिश करनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर घुमाने लगे और कहा, सासू माँ, आपके हाथों में सच में जादू है। कुछ ही मिनटों में मेरे सिर का तनाव दूर हो गया। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधे पर हाथ फेरा तो मुझे थोड़ी लाज महसूस हुई। मैंने ये बहाना किया कि मेरा हाथ दुखता है और तुरंत उनसे थोड़ा दूर हो गई। कुछ दिनों में दामाद को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 5 दिन बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। दामाद की नौकरी लगते ही मेरी बेटी और दामाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें 1 सप्ताह और घर पर रुकने के लिए मनाया। मुझे अपनी बेटी की खुशखबरी सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। मेरी बेटी की खुशखबरी सुनकर मैंने ठान लिया कि मुझे उसे और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहिए, लेकिन उस 1 सप्ताह में मैंने देखा कि सुप्रिया की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद दोनों अलग रहते थे और सुप्रिया की ये हालत देखकर मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वो अकेले अपने पति के लिए घर के काम कर पाएगी। इसीलिए मैंने तय किया कि जब तक सुप्रिया ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहिए। दिन बीतते गए और दामाद ऑफिस जाने लगे। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन बना रही थी। जिस तरह से मैं दामाद का ख्याल रख रही थी, उन्होंने भी मेरा ख्याल रखना शुरू किया। शाम को जब दामाद ऑफिस से थक कर लौटते, तब भी वे रात के खाना बनाने में मेरी मदद करने आते थे। देखते देखते मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 3 महीना हो गया था। गर्भावस्था के कारण मेरी बेटी को मूड स्विंग्स होने लगे थे। दामाद को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। हर दिन मैं उनकी बहस सुनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो सामान्य पति पत्नी की बातें हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन दामाद रात में मेरे कमरे में आए और कहने लगे, सासू माँ, अब मैं सुप्रिया के साथ एक ही कमरे में एक बेड पर नहीं सो सकता, क्योंकि अगर मेरे हाथ का भी स्पर्श होता है तो वो तुरंत चिड़चिड़ा जाती है। उसकी इस चिड़चिड़ाहट के कारण मुझे रात भर अच्छी नींद नहीं आती। पिछले 4 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भी भारी हो गई है। मैंने दामाद से कहा, दामाद, सुप्रिया जिस स्थिति में है, कभी कभी महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने दामाद को सलाह दी कि उन्हें अपनी पत्नी को समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन अब मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैंने ठीक से आराम नहीं किया तो मैं नौकरी सही से नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, सासू माँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं आज से आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि दामाद के पास मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उन्हें मेरे कमरे में सोने की अनुमति दे दी। मैंने सोचने में समय लगाया कि दामाद का मेरे कमरे में सोने का इरादा क्या था। उस रात जब दामाद मेरे कमरे में सोए तो मैंने रात भर नींद नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी दामाद के पास रात नहीं बिताई थी। दामाद के कमरे में होने की वजह से मैंने चेंज नहीं किया और साड़ी में ही सो गई। रात भर साड़ी पहने रहने की वजह से मुझे नींद नहीं आई। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तब उन्होंने कहा, सासू माँ, कल रात आप सो नहीं पाए, मुझे पता है। मैंने आपको पहले भी गांव में देखा है, आपको मुझे लजाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रात भर साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है तो आप रोज की तरह नाइटी पहन सकती है। मुझे मानिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। ये सच था
कि रात भर साड़ी पहनने के कारण मुझे नींद नहीं आई थी और आज मैं नहीं चाहती थी कि फिर से रात भर जागते रहूं। इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैं चेंज होकर आई तो दामाद ने मुझे नाइटी में देखकर कहा, सासू माँ, इस कपड़े में आप बिल्कुल भी मेरी सासू माँ की तरह नहीं लग रही है। आपने खुद को बहुत अच्छे से सजा रखा है। उनकी इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया और किचन में बर्तन साफ करके नहाने के लिए बाथरूम गई। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, साबुन के पानी पर मेरे पाँव फिसल गए और मैं जमीन पर गिर गई। गिरते ही मेरी कमर में दर्द होने लगा और मुझे उठने में परेशानी होने लगी। मैंने सुप्रिया को आवाज दी, लेकिन वह अपने कमरे से नहीं आई। फिर दामाद दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे बाथरूम में गिरा हुआ देखकर तुरंत अंदर आए और मुझे उठाकर अपने बेड पर ले गए। उस समय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दामाद ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लाकर दी। मैंने देखा कि वे ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन मेरी मदद करते समय उन्होंने अपने ऑफिस के कपड़ों को भी भिगो दिया। दामाद ने मुझे मदद करते समय एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुप्रिया कुछ समय बाद मेरी कमरे में आई, लेकिन चूंकि वो गर्भवती थी, वह मेरी मदद नहीं कर पाई। मेरी बेटी के आने का इंतजार करने के बजाय दामाद ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़े आराम से सब सही हो जाएगा। मेरी बात सुनकर दामाद रुक गए और ऑफिस जाते समय सुप्रिया से कहा, जब तक मैं घर नहीं आता, सासू माँ का ध्यान रखना। शाम को घर वापस आने पर दामाद ने खुद ही खाना बनाया, क्योंकि सुप्रिया को परेशानी हो रही थी। इस वजह से वो किचन में कदम नहीं रख पा रही थी। रात में जब दामाद मेरे कमरे में सोने के लिए आए, तो मैंने देखा कि मैं अपनी कमर को पकड़कर बैठी हुई थी। दामाद ने बाम लेकर आए और कहा, सासू माँ, मैं आपको थोड़ा बाम लगा दूं, इससे आपका दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। मुझे दामाद से मदद मांगने में झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, सुप्रिया तो गर्भवती है, इसलिए वो आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। ये सब भगवान ने आपके दामाद को आपकी सेवा करने के लिए ही किया है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं दामाद से मदद ना लूं, लेकिन उन्होंने मुझे बाम लगाना शुरू किया। जिस तरह से उन्होंने मेरे कमर पर हाथ से बाम लगाया, वो सब कुछ अलग सा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब बार बार दामाद का स्पर्श होता तो मैं समझ नहीं पाई। आधी रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि दामाद मेरे बहुत करीब सोए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी दोनों की चादर भी एक हो गई थी। ये सब देखकर मैंने तुरंत दामाद से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर सरकते समय मेरी कमर फिर से दर्द करने लगी और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही दामाद जाग गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने उन्हें तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मुझे खांसी आई तो दामाद ने तुरंत मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरी खांसी खत्म हो गई, लेकिन उनका हाथ मेरी पीठ पर आज भी वैसा ही था। मुझे अब दामाद के साथ अपने कमरे को साझा करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी मेरी तरफ की देखभाल अब मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। दूसरे दिन दोपहर में जब सुप्रिया मेरी कमरे में आई तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बहू को घर बुलाने वाली हूँ। मुझे घर के काम करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अगर वो घर पर रहेगी तो वो घर पर ध्यान दे सकेगी। इस पर सुप्रिया ने कहा, माँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा दामाद तुम्हारे बजाय तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख रहा है, फिर भी आप अपनी बहू और बच्चे को क्यों बुलाना चाहती है? क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जो बात मैं कहना चाहती थी वो सुप्रिया को समझ में नहीं आई। रात में मैंने दामाद से बात करने का फैसला किया। जब रात में दामाद कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा, आज से तुम सुप्रिया के साथ उसकी कमरे में सो, उसे अकेले सोने के लिए मत छोड़ो। कुछ दिनों में मेरी बहू वापस आएगी, तब वो मेरे कमरे में सोएगी। इस पर दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ,
क्या मैंने आपको पराया समझ लिया है? इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। शायद उन्हें मेरी बात पर नाराजगी हुई थी। तब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दामाद को समझाने के लिए अपनी कमरे से बाहर निकली। दामाद सुप्रिया के कमरे में थे और जैसे ही मैं उनके कमरे के बाहर गई, मैंने उनकी और मेरी बेटी की बातें सुनी। मेरी बेटी कह रही थी, अर्जुन, तुमसे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सब कुछ कर रही हूँ और अब तक मेरी माँ की नज़र में तुम अपनी छवि बनाने में असफल हो गए हो। दामाद चुप थे और मेरी बेटी आगे बोली, क्या तुम्हें याद है कि हमें इस घर को अपने नाम पर करवाना है? तुम्हारी पेंशन में मैं अपना हिस्सा नहीं देख सकती। तुम्हारे परिवार में तो 2 कमरे हैं और तुम्हारी माँ के पास भी 2 घर हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक घर मेरे नाम पर हो और इसके लिए मुझे किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़ रही है। उसने कहा, माँ ने भैया और भाभी को घर बुलाने के बारे में मुझसे बात की थी। अगर वे दोनों घर आए तो पूजा तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगी और यदि एक बार हम माँ के सामने झूठ पकड़े गए तो ये घर हमारा रह नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति जो चिंता दिखाई थी वह सब एक दिखावा था। मेरी बेटी ने खुद को गर्भवती बताकर मेरी भावनाओं से खेल किया था ताकि वह अपने मायके का हिस्सा ले सके। मैं शांति से वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मैंने नकारने के बावजूद देखा कि दामाद फिर से मेरे कमरे में सोने आ गए। अगले दिन नाश्ते के समय बेटे और बहू को देखकर दामाद और सुप्रिया हैरान रह गए। सुप्रिया ने पूछा, माँ, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने सुप्रिया के पास जाकर कहा, मैंने रात को तुम्हारे और दामाद के बीच की बातें अपने कानों से सुनी है। तुम दामाद की छवि को लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, जबकि तुमने अपनी बहू को झूठा साबित किया है। इतने दिनों से जो बहू मेरी देखभाल कर रही थी, उसे बिना किसी विश्वास के यहाँ से भगा दिया। तुम मेरी खुद की बेटी हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। पैसे के लिए तुमने रिश्तों को भुला दिया। मैंने उन्हें कहा, इस घर की एक ईंट भी तुम्हारे नाम पर नहीं होगी। जो भी मेरी देखभाल करेगा, यही प्रॉपर्टी उसकी होगी। मैं गलत थी जो मैंने शादीशुदा बेटियों को बार बार अपने मायके बुलाया। माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन लड़कियों का कर्तव्य खत्म नहीं होता। जब भी उनकी बात आती है, वे हमेशा पूछती है, हमारे लिए क्या किया? मैंने सोचा तुम जैसी लालची के विचार में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने से दूर रखूं। आज से मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे और बहू को दूर कर रही थी, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। मैंने समझ लिया है कि दामाद परायों जैसे होते हैं, लेकिन यदि बेटियां भी ऐसे व्यवहार करने लगे तो माँ बाप को क्या सोचना चाहिए? पैसे और जालसाजी से मिली संपत्ति कभी सुख नहीं दे सकती। असली संपत्ति होती है एक खुश परिवार जहाँ भाइयों और बहनों के बीच प्यार होता है, ना कि जलन। मुझे लगता है कि अब के समय में रिश्तों से ज्यादा पैसा और संपत्ति महत्व रखती है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रशांत है। ये स्टोरी तब की है जब मैं ईटर में पढ़ता था। मेरी उम्र करीब 21 साल की थी। उसी साल 8 मार्च को मेरे मामा की शादी थी, तो मैं और मेरा पूरा परिवार मामा के घर गया हुआ था। बुआ का घर मेहमानों से भरा था। उसी में मेरी वो भाभी भी आई थी। वो मेरे मम्मी के किसी दूर के भतीजे की पत्नी थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उनका रंग बहुत गोरी था। उनकी उम्र ज्यादा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि 29 या 30 साल की होगी। उनका नाम शिवानी था। वो मेरी माँ से बात कर रही थी। मैं अपने माँ के पास ही खड़ा था और उन्हें देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। फिर बात करते करते उनका ध्यान मेरे ऊपर गया और मुझे मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने मम्मी से पूछा कि ये कौन है।
तो मम्मी ने मेरे बारे में भाभी को बताया। फिर भाभी को जब पता चला कि मैं उनका देवर हूँ, तो वो माँ के सामने ही मुझसे मजाक करने लगी। माँ पास खड़ी थी तो मैं कुछ नहीं कह सका, बस हल्का शर्माकर सिर झुका लिया। तभी मम्मी को उनके नंद ने आवाज लगाया और अपने पास बुलाया। मम्मी बोली कि तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और मम्मी वहां से चली गई। अब हम दोनों वहां खड़े थे। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी भाभी ने पूछा, तब प्रशांत किस क्लास में हो? मैं नजरें झुकाकर बोला कि भाभी मैं इंटर में हूँ। इस साल मेरा इंटर का एग्जाम होने वाला है। अब भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो अब हमारे देवर बड़े हो गए हैं, 11वीं में पढ़ते हैं। मैं हिचकिचाकर बस हल्का सा मुस्कराया। वो मेरी तरफ देखती रहीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन फिर उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए खुद ही बात शुरू कर दी। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठीक ही चल रही है भाभी, बस थोड़ा टेंशन रहता है, पेपर नजदीक है। भाभी ने आंखें थोड़ा चौड़ी करके मजाकिया लहजे में कहा, टेंशन? अरे तुम तो इतने स्मार्ट दिखते हो, तुम्हें क्या टेंशन? मैं फिर थोड़ा शर्मा गया, लेकिन भाभी के अंदाज में एक अपनापन था, जिसमें झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर उन्होंने मेरी बाह को हल्के से थपथपाते हुए कहा, वैसे देवर जी, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं तो थोड़ा घबरा ही गया, आंखें बड़ी कर दी और कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, कितना साफ झूठ बोलता है, इतनी प्यारी मुस्कान और कोई लड़की नहीं? मम्मी जी को बताओ क्या? मैंने हड़बड़ाकर कहा, अरे नहीं भाभी, प्लीज मत बताना। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इसी बीच भाभी ने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, तुम्हें पता है? मेरी सांस जैसे रुक गई। भाभी की आवाज में कोई हल्की सी गंभीरता थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी नजरों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, चलो, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, लेकिन तुमसे फिर बात करूंगी। उन्होंने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी और मुड़कर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, दिल की धड़कनों को संभालता हुआ। कुछ था जो पहली बार महसूस हो रहा था। उसके बाद से जब भी भाभी मुझसे मिलती, तो हमारे बीच छोटी छोटी बातें और हल्का मजाक हो जाता था। उस दिन शाम को मैं अकेले ही आंगन के कोने में एक चारपाई पर बैठा था। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शादी का माहौल अपने चरम पर था। तभी भाभी कहीं से आई और मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद भाभी अपने पल्लू को संभालते हुए बोली, अब तुम्हारे पेपर को कितने दिन रह गए हैं? मैंने जवाब दिया, भाभी, बस अब तो 2 महीना ही बचा है, यहाँ से जाऊंगा और फिर से पढ़ाई की टेंशन शुरू। भाभी मुस्कुराकर बोली कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी शादी में एंजॉय कर, फिर जब यहाँ से जाना तो पूरी ताकत से तैयारी कर लेना, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद हमारी इधर उधर की बातें शुरू हो गई। फिर बातों ही बातों में मैं भाभी से भैया के बारे में पूछ लिया, क्योंकि मेरा भैया से कोई जान पहचान नहीं था। फिर भाभी ने बताया कि तुम्हारे भैया शादी में नहीं आए हैं, वे मुंबई में काम करते हैं और उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। फिर मैं हंसते हुए कहा, अरे भाभी, जब भैया मुंबई में रहते हैं तो आपको तो बहुत घुमाया होगा न वहाँ, बीच, समंदर, पार्टी, सब। बस मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन भाभी का चेहरा सुनते ही जैसे एकदम सन्न हो गया। उनकी आंखें थोड़ी बुझ सी गईं, होठों पर जो मुस्कान थी वो जैसे जम गई और एक अजीब सी खामोशी फैल गई हमारे बीच। मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। वो चुपचाप मुझे देखती रहीं, फिर जैसे खुद को जबरदस्ती खींचते हुए बनावटी मुस्कान ओढ़ ली और बोली, हाँ, तुम्हारे भैया ने बहुत सैर कराई है मुंबई की, बहुत। उसके बाद उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा और बोली, अभी आती हूँ, कुछ काम रह गया था, और वो उठकर चली गई। लेकिन उनका चेहरा जाते जाते बहुत कुछ कह गया। मैं बस उन्हें जाता देखता रहा। मेरे अंदर कुछ अजीब सा चलने लगा था।
भाभी की उदासी मुझे अंदर से खल गई। क्या भैया और भाभी के बीच सब ठीक नहीं है? क्या भैया ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती हैं? और अगर नहीं, तो क्यों? इतनी प्यारी, समझदार, नरम दिल और हंसती खिलखिलाती सी भाभी, वो इस तरह अचानक टूट क्यों गई? मैं वहीं बैठा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर खुद से कहा, प्रशांत, तू यहाँ शादी में आया है, थोड़ा हंसी मजाक हो गया तो क्या हुआ? भाभी अपनी दुनिया की है, तू अपनी दुनिया का है। शादी बीतेगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तुझे इससे क्या? मैं ये सब सोचकर मन को झूठी तसल्ली दिया, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में भाभी की वो बुझी हुई आंखें रह गईं, उनकी बनावटी मुस्कान, उनकी चुप्पी और उनका यूं अचानक उठकर चले जाना। फिर रात का टाइम आ गया। हम सब ने खाना खाया और छत पर सोने चले गए। हम सब खा पीकर सो गए। मेरे बगल में मेरे कई रिश्तेदार लेटे थे। फिर रात को करीब 12 बजे किसी के आने का आभास हुआ, चूड़ी की आवाज से। तो मैंने देखा तो अंधेरे में मुझे कोई औरत आती दिखी। मैंने गौर नहीं किया और चादर ओढ़ के लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे क्या एहसास हुआ कि कोई मुझे जगा रहा है। मैंने देखा तो वो वही भाभी थी। फिर मैं उठा और धीरे से पूछा कि क्या हुआ भाभी? तो उन्होंने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहने लगी, इसमें फोन नहीं लग रहा है, जरा देखो इसमें क्या बात है। मैंने देखा तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। उनका मोबाइल फ्लाइट मोड पर था, तो मैंने नॉर्मल मोड करके ऑन कर दिया। फिर उसके बाद फोन लगने लगा। फिर मैंने फोन भाभी को दे दिया। तो भाभी ने कहा, क्या हुआ था? मैंने बोला, कुछ नहीं, आपने गलती से फ्लाइट मोड ऑन कर दिया था। फिर वो कुछ सेकंड मेरी आंखों में देखती रहीं। शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी या शायद खुद से कुछ छुपा रही थी। फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। मैंने सिर हिलाया और दोबारा चादर ओढ़ने ही वाला था कि उन्होंने अचानक धीरे कहा, प्रशांत, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन नीचे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं एक पल को चौंक गया, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, हाँ भाभी, चलिए, कोई बात नहीं। मैंने चप्पल पहनी और भाभी के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। अंधेरा गहरा था, नीचे का आंगन शांत था। भाभी मेरे बिल्कुल पास चल रही थी। फिर हम बाथरूम के पास पहुंचे। मैं वही दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, आप अंदर जाइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। भाभी ने एक बार मेरी तरफ देखा, उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। अब मैं बाहर अकेला खड़ा था, लेकिन मेरे मन में भाभी की वो बुझी हुई आंखें फिर से घूम गईं। मुंबई वाली बात पर जो खामोशी उनके चेहरे पर उतर आई थी, वही खामोशी इस वक्त मेरे आसपास थी। फिर कुछ ही देर में भाभी बाहर आई, पल्लू को थोड़ा संभालती हुई। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और बोली, थैंक यू प्रशांत, सच में अकेले जाने का मन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप डरिए मत, मैं हूं ना। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे साथ साथ वापस चलने लगी। फिर जब हम छत पर पहुंचे तो चारों ओर हल्की नींद की सरगोशियां थी। कहीं कोई करवट बदल रहा था, कहीं कोई खर्राटे ले रहा था। मैं धीमे कदमों से अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। भाभी भी अपने कोने वाले बिस्तर की ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर के पास गया तो देखा, वहां कोई और लेटा था, शायद नींद में सरकते सरकते मेरी जगह पर आ गया था। मैं थोड़ा झुका, उसे उठाने ही वाला था कि तभी पीछे से भाभी की धीमी आवाज आई, प्रशांत, रुक जाओ, उसे मत उठाओ। मैंने पलटकर देखा, भाभी कुछ कदम दूर खड़ी थी। तुम मेरे साथ चलो, उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बिस्तर पर काफी जगह है, मैं अकेली ही सो रही हूँ, तुम एक साइड हो जाना। मैं एक पल को ठिठका, दिल की धड़कन जैसे थोड़ी तेज हो गई। फिर मैंने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। छत का वो कोना बाकी जगहों से अलग था, वहां थोड़ी सी हवा ज्यादा थी और बाकी लोगों से थोड़ा दूर होने के कारण एक अलग ही सन्नाटा था। भाभी ने अपना बिस्तर कोने में लगाया था, चादर एकदम करीने से बिछी हुई,
सिरहाने पर एक हल्का तकिया और एक छोटा सा रजाई किनारे रखा हुआ। फिर वहां पहुंच भाभी चुपचाप एक ओर खिसक गई और मैंने उनकी दूसरी ओर बहुत ध्यान से किनारे पर जाकर लेटने की जगह बना ली। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। मैं चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। दिल में कई सवाल थे, लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं। तभी भाभी की धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज आई, प्रशांत, आज अच्छा लगा है कि तुम साथ हो। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, बस धीरे से कहा, मुझे भी, भाभी। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। छत की उस ठंडी रात में हम दोनों एक ही बिस्तर पर थे। मैंने आंखें बंद कर ली थीं, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी, क्योंकि मेरे मन में शाम को हुई वो बातें घूम रही थी। आखिर भाभी मुंबई वाली बात पर यूं अचानक शांत क्यों हो गई थी? उनका चेहरा उस पल जैसे बुझ गया था, और फिर वो चुपचाप वहां से चली भी गई थी। मेरा दिल कर रहा था पूछ लूं उनसे, लेकिन एक अजीब सा डर था, कहीं कुछ ऐसा न कह बैठूं जो उन्हें और तोड़ दे। लेकिन मन की बेचैनी, सवालों का शोर अब सहा नहीं जा रहा था। मैंने खुद को कुछ सेकंड समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर हल्के स्वर में धीरे से पूछा, भाभी, आप जागी हैं? वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उसी धीमी आवाज में बोली, हाँ प्रशांत, बोलो, क्या हुआ? मैं थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहने लगा, भाभी अगर आप बुरा न मानो तो क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? भाभी थोड़ी देर चुप रही। शायद उन्हें भी समझ आ रहा था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, प्रशांत, क्या पूछना चाहते हो? फिर मैं धीमी आवाज में बोला, आज शाम जब मैंने आपसे मुंबई घूमने की बात की थी, तब आप अचानक शांत हो गई थी, फिर ऐसे चली भी गई। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए पूछा, भाभी, क्या आपको और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? अब भाभी ने करवट बदली और बोली, हाँ, सब कुछ ठीक है प्रशांत, तुम इन बातों पर ज्यादा मत सोचो। उनकी आवाज में सच्चाई नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो जबरन कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे उनका जवाब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मन किया फिर से पूछूं, लेकिन फिर खुद को रोका। शायद वो बताना नहीं चाहती। शायद कुछ ऐसे राज है जो उनके भीतर ही रह गए हैं। फिर मैंने करवट ली और उनकी तरफ पीठ करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आंखें बंद होते हुए भी जैसे जाग रही थी। मन अब भी वहीं अटका था। उनकी आवाज, उनकी नजरें और वो सब ठीक है वाला झूठा यकीन। तभी कुछ देर बाद एकाएक धीमी, टूटी हुई सी सिसकी मेरे कानों तक पहुंची। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। धीरे से करवट ली और देखा, भाभी आसमान की ओर देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में भीग रहा था और वो किसी पुराने, बहुत गहरे ख्याल में खोई हुई लग रही थी। मेरे दिल में जैसे कुछ चटक गया। मैंने हल्के स्वर में कहा, भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? वो मेरी तरफ पलटीं, लेकिन तुरंत अपने आंचल से आंसू पोंछने लगीं। एक झेम सी उनके चेहरे पर थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। कुछ नहीं प्रशांत, बस ऐसे ही। नींद नहीं आ रही थी। हवा ठंडी है न। आंखें भी भर आई। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि जरूर कुछ न कुछ भाभी के साथ ऐसा हुआ है जो वो मुझे बता नहीं रही है। फिर मैं बोला कि भाभी, अब नहीं, अब आप नहीं छुपा सकती। आपको मेरी कसम, जो भी बात है सच सच बताइए। भाभी कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रहीं। उनके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, बस थकावट थी, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर अपनी नजरें दूर आसमान की तरफ टिकाते हुए बोली, प्रशांत, तुम्हारे भैया मुंबई में रहते तो है, लेकिन जैसा सबको पता है कि वो किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं, ये बात झूठ है। मैं चौंक गया। तो फिर भाभी, भैया वहाँ क्या करते हैं? वो वहाँ गाइड का काम करते हैं, विदेश से आए।
लड़के लड़कियों और कपल्स को मुंबई की सैर कराते हैं, बीच पर ले जाते हैं, होटल दिलवाते हैं, पार्टीज कराते हैं, कभी कभी उनके साथ ही घुल मिल जाते हैं। तुम समझ रहे हो ना प्रशांत, मैं क्या कह रही हूँ? मैंने धीरे से उनका हाथ थामा। भाभी, इसमें क्या गलत है? ये भी तो एक काम ही है ना, लोगों को घूमने फिरने में मदद करना, गाइड बनना। क्या बुरा है इसमें? भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें भीगने लगी थी, लेकिन इस बार वो आंसू पोंछने की कोशिश नहीं कर रही थी। प्रशांत, मुझे भी पता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बात काम की नहीं है। इतना कहकर भाभी रुक गई। फिर मैं बोला कि भाभी आप रुक क्यों गई? मुझे सब सच बताइए। फिर भाभी गहरी सांस लेते हुए बोली, प्रशांत, जब तुमने कहा था कि तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के बीच घुमाया होगा, उस वक्त मैं इसलिए चुप हो गई थी, क्योंकि हाँ, मैं उनके साथ मुंबई गई थी। हमारी नई नई शादी हुई थी और वो मुझे मुंबई ले गए थे। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के समंदर दिखाए, बीच पर ले गए, हमने खूब मस्ती की, फोटोज खिंचवाई, रेत पर देर तक चले। जैसे हर नई दुल्हन सपने देखती है, वैसे ही मैंने भी देखे थे। उनकी आंखें उस वक्त मुस्कराईं, लेकिन पल भर में फिर बुझ गईं। फिर उसी रात हम एक होटल में रुके। बीच के पास ही एक छोटा सा सुंदर कमरा था। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। लेकिन रात को मेरी आंख अचानक खुल गई और मैंने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं हैं। मुझे लगा जैसे कि वो बाथरूम गए होंगे, लेकिन जब कुछ देर तक वो नहीं आए तो मैंने उन्हें कमरे के बाथरूम में ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं थे। फिर मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल गई, लॉबी में देखा, फिर रिसेप्शन से होते हुए बाहर बीच की तरफ गई। और जब मैं बीच पर पहुंची, मैंने देखा तुम्हारे भाभी एक फिरंगी लड़की के साथ रेत पर बैठे थे। नहीं प्रशांत, बैठे नहीं थे, उनकी आवाज टूटने लगी थी। वो उसके बहुत पास थे, जैसे मैं उनके लिए थी ही नहीं, जैसे मैं बस एक पड़ाव थी। और अब कोई नया चेहरा, नई खुशबू उनके साथ थी। मेरा दिल बैठ गया था। मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही कुछ पल, फिर लौट आई। कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। उस रात मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। मेरी शादी, मेरा सपना, सब जैसे उसी रेत में बह गया था। फिर जब सुबह होने वाली थी, तभी दरवाजा खुलने की आहट आई। भैया वापस आ गए थे। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हो रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि मैं जाग न जाऊं। लेकिन मैं तो पहले से उनके पीछे खड़ी थी। वो मुझे देखकर डर गए। फिर मैं उनसे सब जानते हुए भी सवाल की कि वो रात को कहाँ गए थे, क्योंकि मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन उन्होंने फौरन बहाना बना दिया, कहा कि बाहर हवा खाने चला गया था। फिर कुछ देर बीच पर बैठा रहा, कुछ पुरानी बातें सोच रहा था। उनके मुंह से ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कह दिया कि मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ वो रात को कहाँ थे और किसके साथ थे। तो वो थोड़ा घबरा तो गए, लेकिन शर्मिंदा नहीं हुए। उनकी आवाज में अब कंपकंपी थी। फिर वो उल्टा सफाई देने लगे, कहने लगे तुम कुछ गलत समझ रही हो। ये सब मेरे काम का हिस्सा है। मैं जो करता हूँ वो मजबूरी है। ये फिरंगी लड़कियां अकेली आती है, उन्हें यहाँ के लोगों का साथ चाहिए होता है। अगर हम उनकी हर जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये उन्हें खुश रखने का हिस्सा है। ये सब बस प्रोफेशनल है। प्रशांत, तुम्हारे भैया की बात सुनकर उस पल मुझे लगा जैसे कोई जोर से मेरे सीने पर पत्थर रख गया हो। शादी मेरे लिए एक वचन था, एक बंधन, एक भरोसा। लेकिन तुम्हारे भैया के लिए वो सिर्फ एक जरूरत थी, जो अब शायद पूरी हो चुकी थी। फिर मैं उनसे बोली, अगर ये तुम्हारा काम है, तो फिर तुम्हारा घर क्या है? मैं कौन हूँ? क्या एक बीवी होने के नाते मेरा कोई अधिकार नहीं, कोई इज्जत नहीं? इस पर तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद हमारे बीच खूब झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें कहा कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती।
जहाँ वफादारी सिर्फ एक पक्षीय हो। तो उन्होंने कहा, तुम गांव की लड़की हो, तुम्हें मुंबई की दुनिया समझ नहीं आएगी, तुम ड्रामा मत करो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मैं अब वहां एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। मैं अपना सारा सामान समेटी, बैग में रखा और वहां से निकल गई। प्रशांत, तुम्हारे भैया ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। मैं एक टैक्सी ली और सीधे स्टेशन पहुंची और सुबह की पहली ट्रेन से अपने गांव लौट आई। मैंने पूछा, फिर भैया, उन्होंने आपको एक बार भी फोन किया? भाभी हंसी, एक थकी हुई, बुझी हुई हंसी। नहीं प्रशांत, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। न फोन आया, न कोई खबर ली। शायद उनके लिए मैं सिर्फ एक फेज थी, जो अब बीत चुका था। भाभी चुप हो गई थी। छत पर अब सिर्फ भाभी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं और मेरा दिल भारी होता जा रहा था। फिर भाभी बोली, मुझे ये सब किसी से कहने का मन कभी नहीं हुआ प्रशांत, लेकिन आज शायद पहली बार लगा कि कोई है जो मेरी बातें सुनना चाहता है, बिना जज किए, बिना सवाल किए। मैंने बहुत धीमे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं भाभी की आंखों में देख रहा था, वो आंखें जो बरसों से खामोश थीं, आज पहली बार बोल रही थी। उनमें आंसू नहीं थे अब, बस एक थकान थी, एक गहरी निराशा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर बंद कर लिए। क्या कहता, क्या जवाब था मेरे पास उनके टूटे भरोसे का, उस दर्द का जो उन्होंने अकेले सहा? मैंने बस उनका हाथ थामे रखा, वो हाथ जो कांप रहे थे, जिनमें अब भी अपने होने की कोई उम्मीद बाकी थी। मैं जानता था, मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ नहीं सकता, उनके बीते साल वापस नहीं ला सकता, उनके घाव नहीं भर सकता। मैं बस उनके पास था, चुपचाप, बिना कुछ कहे। कभी कभी किसी के पास होना ही सबसे बड़ी सांत्वना होती है। भाभी की आंखें बंद थी, पर उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी शांति थी। शायद इसलिए कि उन्होंने सब कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।